Namaskar, Namaste, Здравствуйте, hello. Honorable President Putin. माननीय राष्ट्रपति पुतिन, मेरा आपसे प्रश्न है कि इस कक्ष में 130 देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और जब विश्व रूस के आर्थिक रूप से अलग थलग होने की बात करता है तो क्या यह वास्तव में उस तरह का प्रतीत होता है? और क्षमा करें, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ कि क्या रूस अलग थलग है या आज यूरोप आंशिक रूप से अलग थलग है? Ответ с подсказкой, очевидный. Спасибо вам большое. आपने मुझे संकेत दिया है कि मुझे अपने उत्तर में क्या शामिल करना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद। Уверяю вас, что и подсказка-то не нужна, потому что मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रूस कभी अलग थलग हुआ ही नहीं। инициатором попыток этой изоляции была इस अलगाव की शुरुआत अमेरिका के पूर्व प्रशासन ने की थी, ये बात सभी जानते हैं, और फिर यूरोपीय देशों ने, और वर्तमान में वो अमेरिकी प्रशासन से भी अधिक सफल हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था और अमेरिका सहित कुछ साझेदारों के सहयोग से हम यहाँ अलग थलग नहीं पड़े। и за счет продолжения сотрудничества с некоторыми партнерами в Соединенных Штатах. हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, और जैसा कि आपने बताया, हमें अमेरिका के आधिकारिक प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता है कि वे यूरोप के प्रतिनिधि हैं, और यह एक ऐसी बात है जिसका हम स्वागत करते हैं। हमने कभी भी खुद को किसी से अलग नहीं किया है, और अगर स्थिति इस तरह बदली है कि हमें इन देशों के लोग मिले हैं, तो हम जरूर इसका स्वागत करेंगे। Государство уже у нас здесь появляется. Мы этому только рады. Добро пожаловать. I promise to stick to the economic questions. मैं आर्थिक प्रश्नों पर ही रहना चाहती हूँ, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे आपसे ये पूछना होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक खुला पत्र लिखा है और उन्होंने न सिर्फ आपसे सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा है, बल्कि आपको सीधी धमकी भी दी है और इसे आपका युद्ध बताया है। आपकी अनुमति से मैं उनके शब्द दोहराना चाहूंगी। उनका कहना है कि हमारे लंबी दूरी के ड्रोन ने सेंट पीटर्सबर्ग में आपके मंच का दौरा किया, जिसने 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। उनका कहना है कि यह युद्ध आपकी निजी पसंद है, एक ऐसा युद्ध जिसका कोई वास्तविक कारण नहीं है। जेलेंस्की कहते हैं कि आप युद्ध से सहज हैं। उनका कहना है कि आपके लिए आपका अपना जीवन मूल्यवान है। साथ ही उन्होंने आपके और उनके बीच एक बैठक के लिए एक निश्चित तारीख तय करने का प्रस्ताव रखा है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात, ये पत्र लिखने वाले ने मेरी उम्र का जिक्र किया है। मैं क्या कहूँ, खैर, हर किसी को अपनी उम्र के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि मेरी उम्र में भी कई अन्य राजनीतिक हस्तियां अपना काम बखूबी निभा रही हैं। उनमें से कुछ मुझसे उम्र में बड़े हैं। खैर, उम्र महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं। Это важно. Это на самом деле безусловно важно, но главное это не возраст, главное सबसे खास बात यह है कि क्या आप ठीक से काम करने में सक्षम हैं, अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तो मेरे कुछ सहकर्मी हैं जो उम्र में बड़े हैं और अभी भी बहुत ऊर्जावान हैं, चाहे वे सही फैसले ले रहे हों या नहीं। खैर, ये कहना मेरा काम नहीं है, यह एक राजनीतिक आकलन है, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्वाचित पद पर बने रहने के बारे में कहा कि यह अहम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको चुनाव में भाग लेना होगा, चुनाव लड़ना होगा, साहसी बनना होगा और हमेशा संविधान का पालन करना होगा। бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона, потому что если удерживать власть, क्योंकि यदि आप संवैधानिक दायरे से बाहर सत्ता पर काबिज रहते हैं तो यह सत्ता का अतिक्रमण माना जाता है और यह एक अपराध है। इसलिए किसी को डरना नहीं चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, और यह मैं सभी को सुझाऊंगा। тем более что на Украине говорили о том, что выборы खासकर इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने कहा था कि वे चुनाव कराएंगे और फिर अचानक वे चुप हो गए। Автор указывает также на то, что не нужно
следовать договоренностям, которые были достигнуты. पत्र लिखने वाले ने कहा है कि एंकरेज में हुए समझौतों का पालन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच हुए समझौतों के सच्चे गारंटर की तलाश यूरोप में की जानी चाहिए। विश्वसनीय गारंटर हमेशा स्वागत योग्य होते हैं। Не помешают. Но почему отказываются в таком качестве американской администрации президенту Трампу? लेकिन वे अमेरिकी प्रशासन और विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश से इनकार क्यों कर रहे हैं, यह मेरी समझ से परे है। वे अमेरिका से हथियार तो चाहते हैं, लेकिन वे अमेरिकी प्रशासन या राष्ट्रपति ट्रंप को गारंटर के रूप में नहीं देखना चाहते, और ये बात सवाल खड़े करती है। Автора этого письма указывал на дресс-код, понимаете, значит, हमने राष्ट्रपति ट्रंप को देखा कि वो ओवल ऑफिस में जेलेंस्की को निर्देश दे रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, उन्होंने उनके पहनावे तक के बारे में बता रहे थे, ये भी कि कभी-कभी खून खराबा करना शायद ठीक है, लेकिन हर वक्त नहीं। манер. В целом хочу поблагодарить. अब शिष्टाचार की बात करें तो कुल मिलाकर मैं इस काम के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद कहना चाहूंगा। यह उपयोगी रहा, लेकिन उन्हें इस पर अभी और काम करना होगा, इसे जारी रखना होगा। Но вот теперь о главном. О главном. और अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। यूक्रेनी पक्ष ने हमारे संबंधों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया है। उन्होंने इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाना सही समझा, जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन फिर भी इससे मुझे कुछ ऐसी बातें कहने का अधिकार मिल जाता है जिनके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं या शायद कोई भी नहीं जानता। То это дает мне возможность и дает право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает. О чем идет речь? И вот это уже серьезно, это уже без всякой иронии, без всякой шутки. यह गंभीर मामला है, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। 3 हफ्ते पहले हमारे व्यापारिक हलकों के एक प्रतिनिधि ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, मैं इस व्यक्ति को काफी समय से जानता हूँ, हम करीबी नहीं हैं, लेकिन मुझे उन पर भरोसा है, वे एक ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने आगे कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, मुझे कीव आमंत्रित किया गया है। मैंने कहा, ठीक है, आगे बढ़िए, मुझे इससे क्या लेना देना है। वो आगे बोले, लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि वे हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा, मैं आपको आधिकारिक तौर पर दूत के रूप में नहीं भेज सकता, क्योंकि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विशेष सेवाओं के प्रशिक्षित लोग ही ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि इस्तांबुल में हमारी बातचीत के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश मैं आपको आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दे सकता, मैं बस आपको सूचित करना चाहता था। मैं वहां जाऊंगा, सुनूंगा और फिर आपको बता सकता हूं कि वे किस बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद वे कीव चले गए और वहां उन्होंने जेलेंस्की से उनके आवास पर मुलाकात की। У него там резиденция, не на Валдае. Вернулся, я с ним встретился. फिर वो वापस आ गए, मैं उनसे मिला। आप जानते हैं, कई बातें हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि श्री जेलेंस्की ने बैठक का अनुरोध किया है। मैंने कहा कि मैंने कभी भी मिलने से इनकार नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं कि सिर्फ मिलने के लिए मिलना ठीक नहीं है। खैर, मैंने देखा है कि मिन्स्क समझौतों का जिक्र हो रहा है, लेकिन हम पूरी रात उन मिन्स्क समझौतों पर काम कर रहे थे, उन्हें अंतिम रूप दे रहे थे, और फिर फ्रांस और जर्मनी के पूर्व नेताओं ने बाद में कहा कि ये समझौता खोखला है। Устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции सभी मिन्स्क समझौते एक ही बात पर केंद्रित थे, वो ये कि यूक्रेन के पुनर्शस्त्रीकरण के लिए और समय मिल जाए। हमें फिर से ऐसी किसी चीज की क्या जरूरत है? मैंने कहा कि मुझे बैठक में कोई मतलब नहीं दिखता, ये सिर्फ यूक्रेन के लिए जरूरी है, क्योंकि वे रूस की सेनाओं के आक्रमण को रोकना चाहते हैं। Смысл только для украинских. हमें समझौतों, व्यवस्थाओं की जरूरत है, 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए। पहले विशेषज्ञों को काम करने दें, कोई हल निकालने दें, और फिर हम हस्ताक्षर करने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन पहले हमें एक समाधान पर पहुंचना होगा, और यही मुख्य मुद्दा है। मुझे लगता है कि दर्शक मेरी बात समझ जाएंगे, खासकर रूस के लोग। И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская.
Это было, по-моему, 21 मुझे लगता है कि यह 21 मई की बात है। वहीं 22 मई को यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के कॉलेज छात्रावास पर एक जघन्य आतंकवादी हमला किया, जिसमें किशोरों की हत्या कर दी गई। ये एक जघन्य अपराध है। ये पत्र किस बारे में है? क्या यह व्यक्तिगत मुलाकात के लिए माहौल बनाने का एक साधन है, या फिर इस पत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्तिगत मुलाकात न हो पाए? मुझे लगता है कि उनकी दिलचस्पी बातचीत में नहीं है, लिहाजा हमें इस पत्र और उसके लिखने वाले को संबोधित नहीं करना चाहिए। этого письма не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого सоприкосновения. इसीलिए मैं हमारे लड़ाकों और सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को संबोधित कर रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, साथियों, सैनिकों और नाविकों, एडमिरलों, जनरलों, अधिकारियों, देश की निगाहें आप पर टिकी हैं। देश को आप पर गर्व है और आप ही पर सबकी आशाएं टिकी हैं। Вся страна смотрит на вас. Вся страна. भाइयों, अपने काम में पूरी मुस्तैदी से लगे रहिए। Работайте, братья.